रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना सीख गए थे हम लोग। रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अगर यही रिजल्टेंट नेगेटिव से आता है तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। अगर ये दोनों मैग्नीट्यूड बराबर हो तो एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है, याद है। एक छोटा सा टॉपिक, यूनिट वेक्टर। क्या हो? द वेक्टर whose magnitude is 1। बहुत अच्छा। जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है उसको यूनिट वेक्टर कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि A एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 1 आ गया, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम लोग, यूनिट वेक्टर। ठीक है। अब जितना भी जगह आप वेक्टर देखिएगा ना तो यूनिट वेक्टर में कभी एरो नहीं देगा, यूनिट वेक्टर में हमेशा कैप लगा देगा। कैप लगा देगा। यूनिट वेक्टर ही वो है जो डायरेक्शन बता रहा है। एक्चुअल में वेक्टर क्या होता है? बोलो। जिसके पास मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो। तो मतलब वेक्टर अगर है तो उसके पास मैग्नीट्यूड क्या क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। एडिशन रूल कभी को नहीं मालूम। मान लीजिए वेक्टर का नाम ए है, ठीक। तो मैग्नीट्यूड का मतलब ए का क्या, मॉडुलस नहीं ना होता है मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन नहीं पता, भी डायरेक्शन ही लिख देता है उसको। तो अगर हम सिर्फ डायरेक्शन को वहां से अलग कर दें तो वो किसके बराबर हो जाएगा, वेक्टर ए डिवाइडेड बाय वेक्टर ए का मॉडुलस, ये नीचे चला जाएगा। इसी को एक कैप कहते हैं, मतलब यूनिट वेक्टर। मतलब यूनिट वेक्टर क्या है भाई, डायरेक्शन। किसी भी वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है उसको बताने की जिम्मेदारी किसे दी गई है, यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर निकालते कैसे हैं, उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके। दिखाई दे रहा है? जैसे क्वेश्चन देगा फाइंड द यूनिट वेक्टर, तो क्या करेंगे, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। जो रिजल्ट आएगा वो यूनिट वेक्टर कहलाएगा उस वेक्टर का। ठीक है, पहले इतना नोट कीजिए। यूनिट वेक्टर along the vector I plus 3j plus 4k। इस तरह का छोटा सा सवाल आपसे पूछेगा कि फाइंड द यूनिट वेक्टर along द वेक्टर। एक यूनिट वेक्टर निकालिए इस वेक्टर के along, मतलब इस वेक्टर के डायरेक्शन में। ठीक है, along मतलब उसी तरफ। सबसे पहले इस वेक्टर को कोई नाम वाम दिया है, नहीं दिया, कोई नाम दे दीजिए आप दे दीजिए, लेट नाम दे दिए ए। कौन सा वेक्टर दिया है, आई प्लस 3j प्लस 4k। वेक्टर को जनरली ऐसे लिखा जाता है, आई में, जे में, के में। अभी इस पर चर्चा होगा थोड़ा देर में। तो आपको निकालना है इसका यूनिट वेक्टर। क्या तरीका बताया अभी, इस वेक्टर को लिखिए, इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। तो वेक्टर को उतार दीजिए, आई प्लस 3j प्लस 4k। अब मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, कॉफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर, कॉफिशिएंट ऑफ जे का स्क्वायर, कॉफिशिएंट ऑफ के का स्क्वायर। तो
इसमें x का काम कितना कर रहा है 1, y का 3 और z का 4 ठीक है। 3 का स्क्वायर सॉरी 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 9 1 10, ये कितना हो गया 16, 26 आ गया ना। तो i प्लस 3j प्लस 4k डिवाइडेड बाई रूट ओवर 26, तो ये निकल गया हमें यूनिट वेक्टर या डायरेक्शन। ठीक है, तो जब भी यूनिट वेक्टर निकालना हो तो आपको करना क्या है, वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है। ओके, गेट हटा दो। whose magnitude is 5 unit and parallel to the vector I plus j plus k। क्वेश्चन समझ में आया? सर इसमें मैग्नीट्यूड का वैल्यू 5 दिया है। पहले निकालना क्या है, एक वेक्टर निकालना है। फाइंड अ वेक्टर, एक वेक्टर निकालना है। क्लियर? हुज मैग्नीट्यूड, किसका मैग्नीट्यूड कितना है 5 है, एंड पैरेलल टू द वेक्टर, और वो वेक्टर इस वेक्टर के पैरेलल है। मतलब आपके पास एक अननोन वेक्टर है, इसको निकालना है। ये वेक्टर एक वेक्टर के पैरेलल दिया हुआ है, वो ये है i प्लस जे प्लस के, और जो अननोन वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड दिया है कितना 5। तो ये वेक्टर फॉर्म में क्या आएगा, किसी भी i j k में आएगा ना, तो वो क्या आएगा। ठीक, ये सवाल है। चलिए अब इसको दूसरे तरीके से ऐसे लिख सकते हैं, देखिए गौर से। मान लीजिए वो वेक्टर आपका a है जो आपको चाहिए, लिख दे क्या हो, कैसे लिखते हैं हम लोग, लेट क्या बोले नहीं सुनाई देना हमको, ठीक है बोल रहा हूँ तो बोलिए। जो निकालना है ना उसको रिक्वायर्ड वेक्टर कहते हैं, जरूरत वाला। ठीक, तो मान लिया कि एक रिक्वायर्ड वेक्टर है। अब आपको कह रहा है कि जो चाहिए उसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ कितना 5, ये तो समझ में आ गया। अब वो जो है ना जो चाहिए वो इसके पैरेलल है। क्लियर? तो जो चाहिए वो इसके पैरेलल है, तो क्या दोनों का डायरेक्शन सेम होगा? होगा। सेम डायरेक्शन का मतलब पैरेलल होता है, कभी बताया था। ठीक, अगर दोनों का डायरेक्शन सेम होगा तो दोनों का और क्या सेम हो सकता है, यूनिट वेक्टर। अभी ना बोले डायरेक्शन मतलब यूनिट वेक्टर, तो अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है इसका मतलब दोनों का क्या सेम है, यूनिट वेक्टर। तो इसका यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं, कैसे बताइए आप लोग, अभी ना सीखे हैं। हाँ हो गया, यूनिट वेक्टर ऑफ गिवन वेक्टर। जो वेक्टर दिया हुआ था उसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, वेक्टर डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड। क्या आएगा इसका मैग्नीट्यूड 5। अरे इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, i प्लस जे आई स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अरे एक्स वाई जेड का ना स्क्वायर करते हैं, एक्स वाई जेड आई जे के का कोफिशिएंट ना होता है, तो आई का कोफिशिएंट कितना है 1, जे का कितना है 1, के का कितना है 1, तो रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मतलब रूट अंडर 3 आएगा। बेवकूफ बच्चों, ठीक हाँ ठीक है। तो ये मिल गया आपको डायरेक्शन गिवन वेक्टर का। जो रिक्वायर्ड वेक्टर था उसका मैग्नीट्यूड पता है। अब आपको पता है कि वेक्टर बनता कैसे है, वेक्टर बनता है मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन से। मैग्नीट्यूड आपको पता है 5 और डायरेक्शन आपने भी निकाल लिया कितना
आई प्लस जे प्लस के बाई √3। ये हो गया आपका रिक्वायर्ड वेक्टर। ठीक है, समझे कुछ बात? जो वेक्टर निकालना था उसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ था, तो मान लिया कि जो वेक्टर निकालना उसका नाम ए है, उसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ तो उसको 5 मान लिए। जो चाहिए वो उसके पैरेलल है, जो भी जिसके पैरेलल हो दोनों का क्या सेम हो जाता है? यूनिट वेक्टर। याद रखिएगा, दो वेक्टर अगर एक दूसरे के पैरेलल है तो दोनों का यूनिट वेक्टर सेम ही होगा, एक ही डायरेक्शन में दोनों जा रहा होगा। तो दूसरे वाले का यूनिट वेक्टर निकाल लिए। उसके बाद वेक्टर अगर है तो उसका वही प्रॉपर्टी है भाई, मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन लगा दिए। क्लियर? न्यूटन की जगह 10 न्यूटन कर देते हैं और यहाँ 2i प्लस 3j प्लस k कर देते हैं। अब रिजल्ट क्या आएगा बताइए? हाँ, क्वेश्चन उतार लीजिए, इत्मीनान से बनाइए। ये इसका डायरेक्शन है। क्लियर? चलिए हटाइए। हाँ, क्वेश्चन नहीं मिटा रहा है इसलिए तो क्वेश्चन उतार लीजिए, घर पे उसको कर लीजिएगा। और आप लोगों को शायद आता होगा ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, सुने नाम? नहीं? अच्छा, इसको पहचानते हैं? इसी को तो कहते हैं, कल भी पूछ रहे थे जिसका स्पेशल नाम होता है, बताओ। यही इसका नाम है। आई कैप, जे कैप एंड के कैप को क्या कहा जाता है? ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। अब क्यों कहा जाता है बताते हैं। आई कैप, जे कैप, के कैप आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। अब क्यों कहते हैं, गौर से सुनिएगा। सब नाम के पीछे मतलब होता है, पहले बता चुके हैं। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर तो समझ गए होंगे आप, क्यों? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 आता होगा। इसका मतलब ये होगा कि आप आई का मैग्नीट्यूड निकालिए या जे का निकालिए या के का निकालिए, आएगा कितना ही? 1। इसीलिए इसका नाम है यूनिट वेक्टर। एक तो बात ये होती है। दूसरा, ऑर्थोगोनल क्या होता है? ये वर्ड सुने कहीं पहले? अच्छा, ये वर्ड सुने कभी? हाँ, तो उसी को ऑर्थोगोनल कहते हैं ना। ओह हाँ जी। जैसे यहाँ देखिए, ये दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे पे ऑर्थोगोनल है। यहाँ देखिए गौर से, तीनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे पे, दिख रहा है? ये वाला इस पे, ये वाला इस पे, ये वाला इस पे नहीं। इसके और इसके बीच में कितना एंगल है? 90। इसके और इसके बीच में कितना है? 90। इसके और इसके बीच में कितना है? 90। तो ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक, इसको हम लोग ऑर्थोगोनल भी कहते हैं। परपेंडिकुलर का दूसरा नाम ऑर्थोगोनल होता है। अब इत्मीनान से देखते रहिए, 5 मिनट समय दे दीजिए। अब कोऑर्डिनेट एक्सिस पे आते हैं। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ये 3 एक्सिस हो गया। तो एक को मान लेते हैं एक्स एक्सिस, एक को मान लेते हैं वाई एक्सिस और एक हो जाता है जेड एक्सिस। ठीक, तो एक्सिस भी डायरेक्शन ही ना शो करता होगा, इधर जाओ, उधर जाओ, ऊपर जाओ, नीचे जाओ, है ना? तो हर एक्सिस डायरेक्शन है और वेक्टर भी डायरेक्शन है। इसका मतलब कि इसको दिखाने के लिए किसी न किसी वेक्टर का जरूरत पड़ेगा हमें। तो एक्स एक्सिस को दिखाने के लिए जिस वेक्टर का जरूरत पड़ता है उसे आई कैप कहते हैं। वाई एक्सिस का डायरेक्शन जो बताता है उसे जे कैप कहते हैं और जेड एक्सिस का डायरेक्शन जो बताता है उसे के कैप कहते हैं।
मतलब एक आदमी, गौर से सुनिएगा, एक आदमी 5 मीटर एक्स एक्सिस पर चला, कितना चला? 5 मीटर एक्स एक्सिस पर चला। तो 5 मीटर तो विद स्केलर है, वेक्टर में इसको कहेंगे 5i। क्या बोलेंगे? 5i। क्या आप लगाते रहिएगा, 5i का, ठीक। दूसरा इंसान 5 मीटर y एक्सिस पर चला, तो क्या हो गया? वेक्टर में 5j। और कोई उड़ा के, चलेगा नहीं ना, यहाँ तो उछलना पड़ेगा उसको, ठीक है, तो 5k। अभी आप कुछ देर पहले देखे थे तो उसमें i j के तीनों एक साथ था। कभी कभी आपको देखेगा सिर्फ i j, जैसे फोर्स दे देगा कि एक फोर्स लगाया मैंने, तो फोर्स है 2i + 5j, उसमें k देगा ही नहीं, तो ऐसे कैसे हो गया? कहीं कहीं सिर्फ i आ रहा है, कहीं कहीं i j आ रहा है, कहीं i j दोनों आ रहा है, कहीं i j के तीनों आ जा रहा है, तो ऐसा कैसे हो जा रहा है? तो गौर से सुनिएगा, i किस डायरेक्शन को बता रहा है? एक्स एक्सिस को। j किस डायरेक्शन को बता रहा है? y एक्सिस को। और k z एक्सिस। याद हुआ? i j k z। ठीक। अब हम एक चीज सिखाए थे आप लोगों को, अकेले अकेले वाले को लाइन कहते हैं, याद आया? और दुकेले दुकेले वाले को प्लेन। प्लेन नॉट लाइन, प्लेन कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेन। और टिकेले को स्पेस। लाइन, प्लेन, स्पेस। क्लियर? तो अगर आप किसी एक एक्सिस पर चल रहे हैं तो आप लाइन पर चल रहे हैं। अब लाइन पे चल रहे हैं तो तीनों में से कोई एक ही चीज आपके साथ लगेगा। समझ रहे हैं बात? एक्स पे चल रहे हैं तो आई लगाएंगे, वाई पे चल रहे हैं तो जे लगाएंगे, और जेड पे चल रहे हैं तो के लगाएंगे। क्लियर? लेकिन अगर आप प्लेन में आ गए, प्लेन में, तो इत्मीनान से देखिए, इसका नाम एक्स है, इसका नाम वाई है, तो कौन सा प्लेन है यहाँ पे? कौन सा प्लेन? इसका नाम एक्स, इसका नाम वाई, एक्स वाई प्लेन। कौन नाम है? एक्स में क्या लगता है? वाई में? इसके अंदर कोई भी पॉइंट मौजूद होगा, यहाँ पे पॉइंट होगा, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा एक्स, वाई। तो एक्स के साथ आई और वाई के साथ जे। इसका मतलब कि फोर्स कहाँ लग रहा है? एक्स वाई प्लेन पर लग रहा है। और कहीं मान लो ऐसा फोर्स दिया है तो वो z और इसमें चला जाएगा, तो ये x है वो और ये x और z ये है, z है। हाँ। तो एक्स जेड प्लेन हो गया। एक्स जेड प्लेन नहीं बताइए, ये वाला एक्स जेड प्लेन है, ठीक। अब मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है 4j और 5k, तो y और z होगा। तो ये कौन सा प्लेन का चर्चा हो रहा है? वाई जेड प्लेन पर, ठीक। अब जो हम लोग जनरली देख रहे थे i + j + k, ये कहाँ मौजूद है भाई? ये स्पेस में मौजूद है। समझ में आया? ये i j k का खेल क्या है, क्यों इसका इस्तेमाल हो रहा है? एक्स एक्सिस पर मोशन हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, वेक्टर में कन्वर्ट करना है, i लगाइए। y पे हो रहा है सिर्फ j लगाइए, z पे हो रहा है सिर्फ k लगाइए। प्लेन पे हो रहा है तो फिर प्लेन पूछेंगे कौन सा? एक्स वाई, तो आई जे। जेड वाई, वाई जेड होगा तो वाई जेड होगा तो जे के, और एक्स जेड होगा तो आई के, और तीनों लग गया तो कहाँ मौजूद है? मतलब मक्खी का कोऑर्डिनेट क्या चीज में लिखा है? क्या चीज में? आई जे के तीनों में। और छिपकली का कोऑर्डिनेट दो में, या तो आई जे, या तो जे के, या तो आई के। कौन सा प्लेन दिया उस पर चर्चा करेंगे, ठीक। और आपकी गाड़ी अगर सीधी रोड पे दौड़ रही है तो लाइन है, तो उसमें सिर्फ कोई एक चीज जाएगा, या तो आई, या तो जे, या तो के। वो डिपेंड कर रहा है कि आप किस एक्सिस पे जा रहे हैं, एक्स पर या वाई पर या जेड पर। क्लियर है ना? तो आई जे के को क्या कहा जाता है? ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। क्यों? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड एक होता है एंड all are perpendicular to one another, means I और J के बीच कितना एंगल है? बताइए, एक मिनट पहले बताइए फिर लिखिए। I
कैप और जे कैप के बीच में कितना एंगल? जे कैप और आई कैप के बीच, जे कैप और के कैप के बीच, किसी भी दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर जो ऑर्थोगोनल में है उसके बीच कितना एंगल बनता है? आई कैप और आई कैप के बीच, जे कैप और जे कैप, के कैप और के कैप सेम के बीच 0 डिग्री का एंगल बनता है, और डिफरेंट यूनिट वेक्टर जो ऑर्थोगोनल वाला है उसके बीच 90 डिग्री का एंगल बनता है। दिमाग में रहेगा ना ये? नोट कीजिए। रेड वाले पे I know, yes, I know. चलिए, एक बहुत ही अच्छा सा बात कि जो वेक्टर होता है, अब हम लोग देख रहे हैं कि वो लाइन पे भी हो सकता है, प्लेन पे भी हो सकता है और स्पेस में भी हो सकता है। तो मान लीजिए कि एक वेक्टर स्पेस में है तो उसके पास आई भी होगा, जे भी होगा और के भी होगा, ठीक है ना। उसके साथ कोई कोएफिशिएंट हो सकता है, तो वाई 3 j 4 के, उस कोएफिशिएंट को हम इसके लिए ax लिख दे रहे हैं, इसके लिए ay लिख दे रहे हैं, इसके लिए az लिख दे रहे हैं, प्लस माइनस कुछ भी लगा सकते हैं। मतलब वेक्टर जो स्पेस में होता है वो इस तरह होता है ना। इसको कह सकते हैं कि ए वेक्टर इज इन कहाँ पर है? स्पेस में। तो ये वेक्टर गौर से देखिए कितने चीजों से मिलकर बना है? 3 चीजों से। तो जो जिससे मिल के बनता है ना उसको कंपोनेंट बोलते हैं। सुने एक बात कभी? हाँ, जैसे आप चाय बनाएंगे ना तो उसमें आप चीनी, पत्ती, दूध 3 चीज डालेंगे, तो चाय का कंपोनेंट क्या है? चीनी, पत्ती, दूध, ठीक। मन है तब ना, इम्पोर्टेंट नहीं था वो, ठीक है, उसके बिना भी बन जाता है। जैसे ही दीवार बनाना है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? ईंट, सीमेंट, बालू, पानी, यहाँ पानी लगाएंगे, ठीक है। तो अब यह क्या है? कंपोनेंट है उसका, दीवार का कंपोनेंट। तो जिस चीज से मिलकर कोई चीज बनता है ना वो उस चीज का क्या होता है? कंपोनेंट। तो अगर कोई वेक्टर स्पेस में है तो उसका 3 कंपोनेंट होता है, एक्स, वाई, जेड, तीनों डायरेक्शन में। क्लियर है? लेकिन अगर प्लेन में हो तो वही कंपोनेंट होगा। लेट ए मान लीजिए कि अभी फिलहाल हम एक्स वाई पे ही चर्चा करते हैं, ठीक। इस तरह का कोई वेक्टर होगा तो ये कहाँ होगा? प्लेन में। अब प्लेन में होगा तो इसका केवल 2 कंपोनेंट होगा, ठीक है। तो इतनी बात लिखिए तो हम कंपोनेंट तोड़ना सीखेंगे। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो सीखने जा रहा है। इस तरह का स्पेस वाला, इसमें कितना कंपोनेंट है? 3। इन तीनों में से जो ये ए एक्स, ये ए वाई या ए जेड, इसको ना स्केलर कंपोनेंट कहा जाता है। काहे कि इसमें आई जे के नहीं लगा हुआ है, ये सिर्फ एक नंबर होगा। जैसे 3i + 4j + 5 के, तो 3, 4, 5, ठीक है। ये जो कंपोनेंट लिए हैं ये कोएफिशिएंट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्केलर कंपोनेंट। और इसी ax में अगर i लगा दें और ay में j लगा दें और az में k लगा दें तो फिर ये क्या बन जाता है? वेक्टर कंपोनेंट। कंपोनेंट मतलब समझ गए आप लोग? जिससे मिलकर बना उसे कंपोनेंट कहते हैं। और भी बात है, पहले नोट करते हैं धीरे धीरे। एक और नाम भी याद कर लीजिए। स्केलर कंपोनेंट को कहीं कहीं आप देखिएगा ना तो डायरेक्शन रेशियो लिख देता है। स्केलर कंपोनेंट का दूसरा नाम है डायरेक्शन रेशियो। हो गया? गौर से देखिएगा इसको। स्पेस है कि प्लेन है? स्पेस। स्पेस में मान लीजिए ना कि यहाँ पे आपका कोई पॉइंट है, वही मक्खी, ठीक। तो ये ओरिजिन से लाइन खिंचाएगा तो एक लाइन सेगमेंट मिलेगा। तो इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं एक्स वाई जेड है। स्पेस में ना तीनों चीजें ना इसके पास।
लाइन खींचे तो क्या ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा? नहीं, वाई के साथ और जेड के साथ बनाएगा। तो हम मान लेते हैं ना कि एक्स के साथ जो एंगल बनाया उसका नाम है अल्फा, वाई के साथ जो एंगल बनाया उसका नाम बीटा, और जेड के साथ जो बनाया गामा। यही ना वेक्टर है। ये पॉइंट देखिए गौर से, ये पॉइंट मिलाए तो यही पॉइंट का कोऑर्डिनेट है ए एक्स ए वाई ए जेड, जो एक्स वाई जेड है। ये वेक्टर का लेंथ है, ये वेक्टर से लिखा था है ना। तो ये वेक्टर एक्स के साथ कितना एंगल बनाया हुआ है? अल्फा, और वाई के साथ बीटा, और जेड के साथ गामा। यहाँ अपने मन से मान लिया कि कोई वेक्टर है जो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया है? अल्फा, वाई के साथ बीटा, जेड के साथ गामा। ये बोर्ड पे नहीं बन सकता है। ये बोर्ड है आपका 2D, फिगर है 3D। समझ रहे हैं कुछ बात ना? तो कुछ ऐसा है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है। ये हवा में कहीं था पॉइंट, पॉइंट क्या किया? एक्स के साथ अल्फा बनाया, वाई के साथ बीटा, जेड के साथ गामा। ठीक है, ये ऐसा नहीं बना होगा, समझ गए ना? एक्चुअल में कैसे बना है? एक्चुअल में ऐसे होता है स्पेस, और यहाँ पे कहीं होगा तो ऐसे मिला होगा ओरिजिन से। एक्स के साथ एंगल बना होगा, वाई के साथ एंगल बना होगा, जेड के साथ एंगल बना होगा। क्लियर? तो आपको बस इतना याद कर लेना है कि एक्स के साथ कितना मानता है किताब वाला? अल्फा, वाई के साथ बीटा और जेड के साथ गामा। ठीक है, इसको कर लीजिए। लेट अल्फा बीटा एंड गामा बी द एंगल, लेट अल्फा बीटा गामा बी द एंगल। आता है लिखना अल्फा बीटा गामा? Yes, sir. हाँ, लेट अल्फा बीटा गामा बी द एंगल ऑफ वेक्टर, Be the angle. हाँ बी द एंगल of a vector with positive x axis comma positive y axis and positive z axis respectively. Positive x axis, positive y axis and positive z axis respectively. ठीक है, बात समझ में आया आप लोगों को? क्या कहना क्या चाह रहे हैं? बोले ना। हाँ, रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि जो पहले आया वो पहले ही रहेगा, जो बाद में आया वो बाद में ही रहेगा। ऑर्डर नहीं चेंज कर सकते हैं। लेकिन कहने का तात्पर्य ये था कुछ मेरा। ठीक है, ये स्पेस हमारा, ये वेक्टर है जो एक्स के साथ भी एंगल बना रहा है, वाई के साथ भी एंगल बना रहा है और जेड के साथ भी एंगल बना रहा है। एक्स के साथ कितना बना रहा है? अल्फा, वाई के साथ बीटा और जेड के साथ गामा। क्लियर है? चलिए, समझ गया ना क्या है? कॉस बीटा और कॉस गामा। कॉस को कोसाइन कहा जाता है, कॉस का पूरा नाम है कोसाइन, और ये डायरेक्शन शो करता है, इसीलिए इसको पढ़ा जाता है डायरेक्शन कोसाइन। क्या पढ़ते हैं? तो कॉस थीटा क्या होता है? बी बाई एच ना, ये ना वही बी बाई एच। तो इसकी अल्फा कहाँ बनता है? एक्स के साथ, तो बेस इसका कौन होगा? ए एक्स। और हाइपोटेनस क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ तो तीनों निकलेगा, मैग्नीट्यूड है तो ए एक्स स्क्वायर, ए वाई स्क्वायर, ए जेड स्क्वायर। नहीं समझोगे ये बात? पाइथागोरस थ्योरम लगा दिए। तो कॉस बीटा का वैल्यू बताइए क्या है? A by हाँ, y to cos. ए एक्स स्क्वायर, ए वाई स्क्वायर, ए जेड स्क्वायर। और कॉस गामा का A z by root under a एक्स square स्क्वायर, plus ए वाई स्क्वायर, ए जेड स्क्वायर। कॉस अल्फा को एल, इसको एम, इसको एन से लोग डिनोट करते हैं, हम भी कर देंगे। तो डायरेक्शन कोसाइन को अधिकतर किताब में क्या चीज़ से लिखता है? एल एम एन से। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला क्या है? एक्स बाई इतना, ए वाई बाई इतना और ए जेड बाई इतना। कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। इसको पहले नोट कीजिए, इससे कोई रिलेशन मिलेगा आपको। इसको बोलते क्या है? डायरेक्शन कोसाइन। लिख लीजिए साइड में कहीं। एल एम एंड एन आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन।
एंगल का मतलब डायरेक्शन होता है, कॉस लगा इसलिए कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन। हो गया। अब देखिए, अगर हम एल एम एन तीनों को स्क्वायर करके जोड़ दें, तो तीनों को स्क्वायर करके जोड़े तो एल किसके बराबर था? कॉस अल्फा के, तो कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। ये था कॉस बीटा, तो कॉस स्क्वायर बीटा हो जाएगा, और ये कॉस स्क्वायर गामा हो जाएगा। अब इसका वैल्यू क्या आएगा? देखिए गौर से, तीनों को स्क्वायर करके जोड़ रहा है, स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा ए स्क्वायर वाई, ये हो जाएगा ए स्क्वायर जेड, और नीचे तीनों से रूट गायब हो जाएगा। और जब जोड़ेंगे तो तीनों के पास सेम डिनोमिनेटर है, तो वही उतर जाएगा। और ऊपर क्या आ जाएगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। नीचे क्या आ रहा है? तो सेम चीज ऊपर नीचे तो कट के कितना? ये दो को वैल्यू एकदम रख लीजिए। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कितना आता है? 1, या कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा दिखाई देगा तो क्या लिखना है? 1। नहीं समझ में आया तुमको? बोलो। एक्स वाला बता देना, ऊपर में एक्स और ए वाई इसमें स्क्वायर। एल एल का वैल्यू ये हमने एल नहीं लिखा है, एल का स्क्वायर लिखा है। अगर इधर स्क्वायर दिए तो इधर भी स्क्वायर देखना पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर एक्स, और नीचे स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो नीचे क्या बचेगा? ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर ए जेड स्क्वायर। दूसरी बार में जब दूसरे का स्क्वायर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर वाई, नीचे ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर ए जेड स्क्वायर। तीसरी बार में तीसरा का स्क्वायर ए स्क्वायर जेड, नीचे में ए स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर वाई और ए स्क्वायर जेड। तो आप तीनों को जोड़िएगा, तीनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर में ये तीनों आ जाएगा जोड़ में, तो ऊपर नीचे सेम चीज आ जाएगा, सेम चीज आएगा तो कट के 1 बन जाएगा। समझ रहे हैं ना? हम कंठस्थ याद रखिए कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कितना आता है? 1। और कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा कितना आता है? इसको अगर हम साइन में चेंज कर देते कर सकते हैं। इसका वैल्यू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, इसका वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, इसका वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा। ये सब किसके बराबर? 1 प्लस 1 प्लस 1 3 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर गामा। ठीक, किसके बराबर? 1 के। ये 3 उधर चला गया, तो माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा और माइनस साइन स्क्वायर गामा। एक में से 3 गया, -2, माइनस को यहाँ से कॉमन निकाल दीजिए। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस, समझते हैं ना ये सब? साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू -2। माइनस से माइनस खत्म। इसका मतलब कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा का कितना वैल्यू आता है? 2। 3 वो ऑब्जेक्टिव मिल गया आपको। पहला एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कभी भी दिखाई दे वेक्टर चैप्टर में कितना आंसर मार के आना? 1। साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा का जोड़ 2, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा का जोड़ 1। 3 बना दो ज्यादा। सर 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कैसे लिखते हैं? 10th क्लास से। 10th क्लास। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। हाँ, हम याद दिला देते हैं। याद आया? याद आया? तो यहाँ से कॉस स्क्वायर अल्फा को अलग करो, इधर नहीं माइनस हो जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर, अरे प्लस में है ना, इधर जाके माइनस हो जाएगा।
तो cos स्क्वायर अल्फा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। 10th क्लास याद आ गया? एल एम एन को कहते क्या है? डायरेक्शन कोसाइन। काहे नाम है डायरेक्शन कोसाइन? क्योंकि कॉस के साथ है, और डायरेक्शन कहते हैं एंगल को। मतलब डायरेक्शन कोसाइन नाम है। हाँ, एलिमेंट का नाम है डायरेक्शन कोसाइन। सीधे ऑब्जेक्टिव पूछता है, सीधा सवाल आता था डायरेक्ट। इसका वैल्यू बताइए। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ऑप्शन में 1 -1 0 2 रहेगा, 1 मार्क आ जाएगा। इसका सीधा वैल्यू पूछेगा तो याद करके जाइए, इसको सीधा वैल्यू पूछेगा याद करके जाइए, ठीक है। यहाँ ये बस याद रखना है कि अल्फा बीटा गामा क्या था, तो वेक्टर का एंगल था एक्स के साथ, वाई के साथ और जेड के साथ। चलिए, इतना तो इसका काम नहीं पड़ेगा जितना अब बताने जा रहे उसका पढ़ने वाला है। सबसे ज्यादा काम पूरे वेक्टर में इस टॉपिक का है। रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इन प्लेन सबसे ज्यादा ये इम्पोर्टेंट, नहीं समझ में आया। सबसे इजी टॉपिक था, सबसे सॉल्व करने आ गया लेकिन समझ में सबसे नहीं आया। ज्यादा इम्पोर्टेंट। बिना इसके वेक्टर का या मोशन इन 1 डायमेंशन, सॉरी मोशन इन 2 डायमेंशन का सवाल नहीं बनेगा। फिर न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में तो भरा पड़ा है। है कुछ हो नहीं, बहुत इजी चीज है, बहुत ज्यादा इजी चीज है। ये मान लो एक वेक्टर था, ठीक। यहाँ से यहाँ तक का लंबाई फिक्स है, इसका मान लो इसका लंबाई ax है। ये ओरिजिन, ये वेक्टर इसका लंबाई फिक्स कितना ay, मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरा ax है और यहाँ से यहाँ तक पूरा ay है। इसका रिजल्टेंट आएगा, दो वेक्टर मिल रहा है, इसका रिजल्टेंट आएगा कहीं? अरे हाँ आएगा ही। हाँ किधर आएगा? कौन बोला? एंगल भी तो है सही ही। बोलिए, कहाँ एंगल है? कहीं जरूरी है कि 90 डिग्री होगा? अभी चलो 90 डिग्री है, तो यहाँ टेल टेल का मिलन हो रहा है, क्या पूरा करता है? पैरेललोग्राम। कैसे पूरा करता है? शिफ्टिंग करके। इसको शिफ्ट करके यहाँ पहुँचाए हैं, इसको शिफ्ट करके वहाँ पहुँचाए हैं, तो रिजल्टेंट कहाँ से जाएगा? डायगोनल। समझ रहे हैं कि रिजल्टेंट का नाम हम मान लेते हैं कि ए दे दिए। तो अब बचपन से क्या लिख के आ रहे हैं? ए किसके बराबर होगा? ए एक्स प्लस ए वाई। ये ना पढ़े हैं? अब गौर से सुनिएगा एकदम। अब मान लीजिए कि आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर था यानी कि मेन वेक्टर, वो एक्स के साथ एंगल बना रहा है थीटा, ठीक। अब यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या आएगा? हाँ हाँ हाँ, बेस बाय हाइपोटेनस। कौन है बेस? एक्स बाई ए वेक्टर नहीं, मैग्नीट्यूड। क्योंकि आप लेंथ लिख रहे हैं ना, b बाई एच, तो लेंथ ना लिख रहे हैं, लेंथ वेक्टर नहीं होता, वो मैग्नीट्यूड होता है। तो एक्स का वैल्यू यहाँ से क्या आएगा बताइए? cos थीटा। और इसी में अगर हम साइन थीटा लेते तो परपेंडिकुलर का नाम लेना होगा। ए वाई हो क्योंकि वो है ना ए वाह, देखो लड़की कितना तेज है। आमने सामने का साइड इक्वल होता है, तो अगर ये ए वाई है तो ये भी ए वाई होगा। ए वाई बाई ए, ए वाई का वैल्यू क्या आ गया? ए साइन थीटा। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। सिंस ए किसके बराबर था? एक्स और ए वाई। एक्स का वैल्यू आ गया कितना? ए cos थीटा। अब ये किस एक्सिस पर है?
आई लगाया कि जे की के और प्लस ए वाई का वैल्यू कितना है, क्या लगेगा इसके पास। इसी प्रोसेस को कहते हैं कंपोनेंट तोड़ना, रिजोल्यूशन करना। मतलब किसी भी वेक्टर को, एकदम गौर से सुनिएगा, कोई भी वेक्टर अगर एंगल पर है, एंगल पर सुनाई दे रहा है, कोई भी वेक्टर अगर एंगल पर है तो उसका दो कंपोनेंट होता है प्लेन में। अगर कोई वेक्टर एंगल पर झुका हुआ है तो उसका दो कंपोनेंट होता है प्लेन में, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। सुनाई दे रहा है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। जो हम गौर से देखिएगा, जो उसी वेक्टर यानी कि ए और कॉस थीटा के प्रोडक्ट से मिलता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और एक मिलता है साइन थीटा से वर्टिकल कंपोनेंट। अब इसमें एक ट्रिक, उसको दिमाग में डाल दीजिए। जिधर थीटा रहेगा ना उधर कॉस लगा देना है। मतलब इसका वैल्यू हो गया ए कॉस थीटा। इधर थीटा नहीं था ना तो इधर क्या लगा देना है, साइन लगा देना है। इसका नाम हो गया ए साइन थीटा। तो गौर से एक बार और सुनिएगा, कंपोनेंट कब टूटता है, जब वेक्टर किसी एंगल पर झुका हुआ है। जैसे ई वेक्टर है, ई एक्स के साथ झुका हुआ है कि एक्स पर है, इसका कंपोनेंट नहीं टूटेगा। इसका अगर वैल्यू 5 है तो ये हो गया सिर्फ 5i, समझे। अगर 5 है तो ये सिर्फ 5j। अब कंपोनेंट टूटेगा क्योंकि ये ना एक्स पर था ना वाई पे था, ये एक्स के साथ एंगल बनाए हुआ। तो जब भी कोई वेक्टर, सुनाई दे रहा है, जब भी कोई वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना लेगा तो उसका कंपोनेंट टूटेगा। ठीक है, और आपको तोड़ना है, बिना तोड़े आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। तो कंपोनेंट कब तोड़ते हैं, जब वेक्टर क्या हो, एंगल पे झुका हो, किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। ऐसे जनरली एक्स के साथ, वाई के साथ भी हो सकता है। बस इतना दिमाग में लगा लीजिए कि अगर हॉरिजॉन्टल वेक्टर है कोई बात नहीं, आई लगा दीजिए, वर्टिकल वेक्टर है जे लगा दीजिए, लेकिन इंक्लाइंड वेक्टर है, झुका हुआ वेक्टर है, तो इसका क्या टूटेगा, कंपोनेंट। तो कितना कंपोनेंट टूटेगा इसका, 2 ठो। कितना, 2 ठो, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कॉस थीटा के साथ हमेशा होगा, वर्टिकल साइन। या सीधा जिधर एंगल बन रहा है उधर कॉस लगा दीजिएगा, और जिधर एंगल नहीं बन रहा है उधर साइन लगाना। पहले इसको उतारो, इससे यही समझ आने वाला चीज नहीं था, मेन इसके बाद समझाएंगे। ये तो खाली प्रोसेस से लिख लीजिए। देखिए, मान लीजिए, एकदम इत्मीनान से देखिएगा, मान लीजिए कि आप ऐसे किसी पर फोर्स लगा दें, ठीक, तो और सपोज कीजिए कि यहाँ पर एंगल बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। इसका वैल्यू थीटा है, जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसका वैल्यू एफ है, ठीक है। तो क्या इस केस में कंपोनेंट टूटेगा, आंसर होगा हाँ। क्यों टूटेगा, पहले क्यों टूटेगा, क्योंकि ये झुका हुआ है। जब भी वेक्टर झुका रहेगा किसी एंगल पर तो उसका कंपोनेंट टूटेगा, ठीक। अब इसका कंपोनेंट क्या होगा, 2। एक कंपोनेंट कॉस वाला होगा और एक कंपोनेंट साइन वाला। इसका वैल्यू है एफ, तो एक आएगा एफ कॉस थीटा और एक आएगा एफ साइन थीटा। अब बताइए कि एफ कॉस थीटा किधर जाएगा, ये है एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा किधर है, सही है। अब एकदम दिमाग में घुसा लीजिए कि दोनों कंपोनेंट जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगे। देख लीजिए गौर से, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ऐसे ही परपेंडिकुलर होता है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट हमेशा एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगे। क्लियर।
और ये जो मेन वेक्टर है आपका, ये हमेशा इसके बीच में पैरेललोग्राम लॉ से आ जाएगा, दिख रहा है? तो मेन वेक्टर है वो हमेशा उन दोनों के बीच में रहेगा। अब इत्मीनान से बताइएगा। इस तरफ कोई फोर्स लगा है, ठीक, और यहाँ पर एक एंगल दिया हुआ है थीटा का, तो क्या इसका कंपोनेंट टूटेगा? किधर किधर जाएगा? उधर cos हो जाएगा, इधर sin। ये हो गया f cos थीटा, और साइन किधर जाएगा? ये हो गया f sin थीटा। बहुत बढ़िया, ठीक। एक और देखते हैं, ठीक है। ये वाला एंगल दिया है, इसका नाम रख देते हैं फिर से f। हाँ, तो परपेंडिकुलर किया जाएगा तो ये है कंपोनेंट, हाँ। चलिए इसका नाम f cos थीटा, और इधर इधर अच्छा, इधर ठीक हो ना? बस इतने तो सीखना था, हो गया। अब एक लास्ट बात, कंपोनेंट तोड़ना आप समझ गए। लास्ट बात, इसमें आई लगेगा कि जे लगेगा? जे लगेगा, माइनस जे, और इसमें माइनस आई। बहुत अच्छा, जे आई नहीं, आई जे लगेगा, माइनस आई लगेगा, माइनस आई। इतने तो सीखना था, हो गया। मिठाई बांटिए। ये आ गया तो आप फिजिक्स समझ रहे हैं, बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा इससे। मैन, क्या? हाफ मैन, ए मैन, अ मैन, एक इंसान, एक आदमी, अ मैन गोज, a man goes 30 meter north, comma 20 meter east, and 10√2 meter southwest, full stop. Find the displacement में resultant होता है, ठीक है। Find the resultant भी लिख सकते हैं। नॉर्थ साउथ समझते हैं ना आप लोग? चलिए बनाइए। हाँ जी, अभी चलिए, सबसे पहले ना रफ में साइड में इस तरीके से डायरेक्शन बना लिया कीजिए। इसको नॉर्थ, इसको साउथ, इसको ईस्ट, इसको वेस्ट बोल। पहले कहाँ गया? चलिए मान लो यहाँ से चला, तो नॉर्थ ऊपर पहुँचाना है, पहुँचा दिया। कितना? चलिए 30 मीटर पहुँचा दिया। उसके बाद 20 मीटर जाएगा ईस्ट में, 30 नहीं, हम 30 ही बोले। 30 बोले। हाँ, मैं 30 लिख लिया होगा, कोई बात नहीं। हाँ 30 बोले। अच्छा कोई बात नहीं, 30 से उससे क्या लेना देना। मैं अभी तो प्रोसेस सीखना है। 20 मीटर ईस्ट बोले। ईस्ट किधर जाता है? ऐसे बोले, मतलब यहाँ से यहाँ नीचे से। हाँ। अरे चल के वहाँ पूछ गया तो फिर लौट के वापस आएगा कि वहीं से मुड़ेगा? अजीब आदमी है आप लोग यार। कितना? 20 मीटर। अब कहाँ जाना है?
जाएगा वो साउथ वेस्ट जाएगा वो 10 to the root 2 10 रूट 2। 10 root 2 तो साउथ वेस्ट किधर है भाई? इधर बीच में इस साइड मतलब इस साइड ये, हाँ हाँ तो मतलब यहाँ से ऐसे। नहीं हाँ उधर से अरे यहाँ खड़ा है ना, उधर से तो जाएगा। यहाँ से ना जाएगा। कितना? 10 रूट 2 मीटर। ठीक, अब क्या निकालना है इसका? रिजल्टेंट। इत्मीनान से मान लो शुरुआत किया O से, पहुंचा A पर, पहुंचा B पर, पहुंचा C पर, तो रिजल्टेंट कौन है? रिजल्टेंट होगा वो 10 कौन होगा रिजल्टेंट? अच्छा नहीं C 0 से 0 से B इनिशियल टू फाइनल होता है। तो ये फाइनल है। नहीं वहाँ तक है O से C हो गया O से C OC है आपका रिजल्टेंट। ठीक, हम भी वही बोल रहे थे। अच्छा ठीक है, अब बताइए कि 30 जो है वो क्या लेगा आपके लिए साथ? IJK ये किया है? J लेगा J लेगा क्या है? क्योंकि वो नॉट डायरेक्शन में और मतलब क्योंकि ये Y एक्सिस y है। एक्सिस 30 के साथ लगा J, प्लस में कि माइनस में? प्लस। फिर AB, क्योंकि आप जानते हैं रिजल्टेंट होता है OA प्लस AB प्लस BC, ये ना होता है सम ऑफ ऑल वेक्टर्स। तो AB चाहिए, AB में क्या लगेगा? I, प्लस में कि माइनस में? तो प्लस 20I। ठीक, अच्छा इसके साथ क्या हो रहा है? इसका वो कंपोनेंट निकालेंगे क्यों कंपोनेंट टूटेगा समझ रहे कि वो हैं? ये मतलब इंक्लाइंड है, झुका हुआ है, तो एंगल पता होना चाहिए। एंगल तो दिया भी, साउथ वेस्ट कितना एंगल होता है? 45 डिग्री हाँ, पूरा होता है 90 और ठीक बीच से जा रहा है तो 45 डिग्री। बताइए इसका कंपोनेंट किधर किधर जाएगा? एक जाएगा मतलब उधर एक जाएगा और उधर मतलब किधर? नाम हम लेके बताइए ना इसमें। माइनस आई वेक्टर जाएगा नहीं नहीं, मतलब नाम जैसे AB BA AC ऐसे कुछ नाम होगा ना, इसमें देख के बताइए। तो चिपक ए बी जाएगा और वो एक कंपोनेंट ये है AB, ए बी और बी एक AB और एक नीचे आएगा नीचे नीचे आना पड़ेगा लाइन एक AB। ये इधर जा रहा है ना, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ठीक है ना? डायरेक्शन सही लगा दिए। तो एक आपको कहने का तात्पर्य कि इधर है और एक इधर है, पक्का? सी और वो एक इधर जाएगा, भैया वेक्टर है, इधर और इधर में अंतर होता है। ये नीचे जा रहा है ना, इसका कंपोनेंट इधर और इधर जाएगा। समझ रहे हैं ना बात? नहीं अभी ना किए थे जी आप लोग। अगर ये है और यहाँ पे है थीटा, तो इसका वैल्यू आएगा जो भी है वो थीटा कॉस में, इधर आएगा साइन में। तो इधर इधर ना कंपोनेंट जा रहा है, जिस तरफ आपका वेक्टर जा रहा है उधर ही ना कंपोनेंट जाएगा जी। कंपोनेंट उल्टा कैसे चल जाएगा? तो इधर वेक्टर जा रहा है तो कंपोनेंट इधर होगा और इधर होगा, नहीं ना? तो आप लोग इधर बोल रहे थे ए बी नहीं बोल रहे, नहीं नहीं ये वाला ए बी, ये तो सही सबको बता रहा था। ए बी नहीं होगा ना, बी ए होगा, दिख रहा है जी? बी ए होगा, नहीं बन चुका नहीं, क्योंकि ये जो आपका मेन वेक्टर है जिसका कंपोनेंट आप तोड़ रहे हैं वो इधर जा रहा है, तो उसका कंपोनेंट उसी डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, एक इधर एक इधर। अब इत्मीनान से बताइएगा, तो पहला कंपोनेंट क्या लिखाएगा इसका? कॉस के साथ, ओरिजिनल वैल्यू के साथ ना, ए 10 रूट 2 cos 45। अभी आप देख नहीं रहे कि हम हर में क्या लगाए थे? एफ cos थीटा, एफ sin थीटा, जो ओरिजिनल वैल्यू उसके साथ। ओरिजिनल वैल्यू कितना है? 10 रूट 2 cos 45 डिग्री। अब बताइए इधर गया ना, आई कीजिए, इधर जा रहा है तो माइनस माइनस आई लगाइए। अब दूसरा कंपोनेंट किधर जाएगा इसका? नीचे नीचे, तो माइनस जे, कॉस वाला कि साइन वाला? तो ओरिजिनल वेक्टर के साथ, ओरिजिनल मैग्नीट्यूड के साथ ना, माइनस जे ना, पक्का ना? हो गया खत्म, बना लीजिए इसको, सॉल्व कर दीजिए। 30 जे रूट टू कर कैंसिल हो जाएगा। रुकना 10 रूट 2 cos 45 का वैल्यू 1/√2 आई, और sin 45 का वैल्यू 1/√2 जे।
√2 कैंसिल है ना बोल रहे थे जी। 30j 20i 10i माइनस में 10j माइनस में, ठीक है। 20i में से 10i गया, 10i हो गया। 30j में से 10j गया, 20j हो गया। हमको निकालना होता है हमेशा मैग्नीट्यूड, याद रखिएगा। डिस्प्लेसमेंट तो लेंथ ना निकालेंगे, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? मैग्नीट्यूड इसका x का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर रूट अंडर 500। इसको तोड़ेंगे तो ये 10√5 लिखाएगा। समझ में आया कुछ? इसका तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा क्वेश्चन का। मेन है कंपोनेंट तोड़ना ही। जब कंपोनेंट तोड़ना सीख गए तो आप वेक्टर सीख गए, ना सीखे तो वेक्टर नहीं सीखे।